प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। जब भी वर्ड ग्लूकोमा कहीं पे लिखा गया है, इसका मतलब दो चीज़ पहले से क्लियर है। पहला, क्या वहाँ पे ऑप्टिक डिस्क की कपिंग रहेगी ही रहेगी। दूसरा, विजुअल फील्ड इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ग्लूकोमा का मतलब ऑप्टिक डिस्क कपिंग प्रेजेंट रहेगा और साथ में विजुअल फील्ड इफेक्ट रहना ही रहना है, तभी अपन लोग ग्लूकोमा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल में इंट्राऑक्युलर प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है नॉर्मल रेंज से और वहाँ पे ऑप्टिक डिस्क कपिंग और विजुअल फील्ड इफेक्ट एब्सेंट है, तो अपन लोग उसको ग्लूकोमा नहीं बोल सकते हैं। अगर ऑप्टिक डिस्क कपिंग प्रेजेंट है और विजुअल फील्ड इफेक्ट प्रेजेंट है बट इंट्राऑक्युलर प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ है, तो अपन लोग उसको ग्लूकोमा बोल सकते हैं और वैसे ग्लूकोमा को अपन नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। पहला वर्ड है प्राइमरी। प्राइमरी से क्या समझते हैं अपन? प्राइमरी से ये समझते हैं कि कोई भी अदर, है ना, कॉज नहीं जिसके वजह से ग्लूकोमा हो रहा है, कोई ऑक्यूलर कॉज या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज नहीं जिसके वजह से ग्लूकोमा हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोमा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसका प्राइमरी पाथवे है, किसका प्राइमरी पाथवे? एक्वस आउटफ्लो का, एक्वस फॉर्मेशन का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। कोई ऑक्यूलर डिजीज नहीं है, कोई सिस्टमिक डिजीज नहीं है। ओपन एंगल, ओपन एंगल इसका मतलब क्या है? जो आइरिडोकॉर्नियल एंगल है वो कैसा दिखेगा? ओपन दिखेगा, वो क्लोज नहीं रहेगा। ठीक है, यही चीज कहाँ पे क्लोज हो जाता है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, एंड इट विल अपीयर नॉर्मल। ओके, ठीक है। इसको हम लोग क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा ऑफ एडल्ट ऑनसेट भी बोलते हैं। क्रोनिक क्यों बोलते हैं? कि अचानक से इसका इंसिडस ऑनसेट नहीं है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, और एडल्ट ऑनसेट क्यों बोलते हैं? एडल्ट ऑनसेट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली ये हम लोग को कब दिखता है? 5th to 7th डिकेड में। ठीक है, एडल्ट में दिखता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, दिस 3 पॉइंट। ठीक है, वर्ड ग्लूकोमा आ गया तो ऑप्टिक डिस्क कपिंग और विजुअल फील्ड इफेक्ट तो हमें लिखना ही लिखना है। स्लो प्रोग्रेसिव रेज्ड इंट्राऑक्युलर प्रेशर कितना होगा? ग्रेटर देन 21 mm ऑफ Hg। क्योंकि हम लोग प्राइमरी पढ़ रहे हैं और ओपन एंगल पढ़ रहे हैं, इसलिए ओपन एंगल है तो क्या लिखना पड़ेगा? आइरिडोकॉर्नियल एंगल will be open and it will appear normal. This is all about introduction. Now we will talk about etiopathogenesis. Coming to etiopathogenesis, exact etiology क्या है किसी को नहीं पता है। ठीक है, बट देयर आर वेरियस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। टोटल 11 पढ़ना है, तो इसमें मैंने कैटेगराइज कर रखा है। ये जो 3 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू द आई, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राऑक्युलर प्रेशर। ठीक है, उसका जो मायोपिक इंडिविजुअल है ज़्यादा प्रीडिस्पोज है, जिसका सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस कम है वो भी ज़्यादा प्रीडिस्पोज है। ठीक है, तो इस तरह से 3 खत्म हो गया, इंट्राऑक्युलर प्रेशर, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस और मायोप्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंट्राऑक्युलर प्रेशर। कमिंग टू द जनरल डिजीज, इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सिगरेट स्मोकिंग। ये जो 4 फैक्टर है ये तो आज के डे टू डे लाइफ में बहुत कॉमन है और आजकल तो ओबेसिटी को भी रिलेट किया जा रहा है इससे। ठीक है, तो ये तो ऐसे याद रहेगा क्योंकि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सिगरेट स्मोकिंग आजकल कॉमन है, सबके मतलब मैक्सिमम आदमी को प्रेजेंट रहता ही रहता है। ठीक है, बट हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक परफ्यूजन प्रेशर लेस देन 55 mm ऑफ Hg, ऐसे इंडिविजुअल में और भी ज़्यादा चांस है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा डेवलप करने का। ठीक है, एक फैक्टर मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, देखा गया जिनको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा था या फिर उनके जो सिबलिंग थे उनको जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया तो उसमें जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर था उसमें बहुत ही ज़्यादा, है ना, बहुत ही जल्दी इंट्राऑक्युलर प्रेशर राइज हो गया, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थे। ठीक है, तो वो ड्रग्स एक अलग से हेडिंग है ना। तो ये हो गया 4 फैक्टर, ये हो गया 3 7। ठीक है, एज आफ्टर 5th डिकेड, है ना, एडल्ट ऑनसेट है। रेस मोर कॉमन इन ब्लैक देन वाइट। फैमिलियल हिस्ट्री, फैमिली में रन करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और अभी तक 3 जीन, है ना, जिसको क्लोन कर लिया गया है जो कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा से रिलेटेड है, दैट इज मायोसिलिन सी, ऑप्टिन्यूरिनिन एंड WD रिपीट डोमेन 36। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया है, आप लोग भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस जानने से पहले अपन लोग एक बार जो ट्रेबुकुलर मेस होगा उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, ये स्लिम कनाल है और ये पैसेज ऑफ एक्वस है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक्वस का। ठीक है, और यहाँ पर से स्लिम कनाल से ये फाइनली ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे यूवीएल दिखा रखा है, कॉर्नियोस्कुलर जंक्शन दिखा रखा है और
जक्स्टा कैनालिकुलर स्पेस दिखा रखा है, ठीक है ना। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का क्या है, देयर इज ए रिड्यूस्ड एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी। जो एक्वस आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, आइदर देयर इज थिकनिंग एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबुकुलर मेसवर्क और नैरोइंग ऑफ द इंटरट्रेबुकुलर स्पेस और डिपोजिशन ऑफ एमॉर्फस मटेरियल इन juxtacanalicular space और कोलैप्स ऑफ स्लिम कनाल और एब्सेंस ऑफ जेंट वैक्यूल्स इन द सेल लाइनिंग इट। जेंट वैक्यूल का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना किसको, एक्वस ह्यूमर को, और फिर वापस वहाँ से ड्रेन कर देना, ठीक है। अभी रिसेंटली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी रिएक्शन देखा गया, तो इससे हो सकता है क्या जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा वो इम्यूनोजेनिक मैकेनिज्म के वजह से भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ओवरऑल बस हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट को एक्सपेंड करना है, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑब्वियस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसी ना किसी तरह से हम लोग को जो एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, आइदर थिकनिंग और स्क्लेरोसिस करा देना है ट्रेबुकुलर मेसवर्क का, या फिर इंटर ट्रेबुकुलर जो स्पेस है उसकी नैरोइंग करा देनी है, या फिर जो जक्स्टा कैनालिकुलर स्पेस है उसका किसी ना किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करा देना है डिपोजिशन करा के, या तो फिर कोलैप्स ऑफ स्लिम कैनाल करा देना है, ठीक है। बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। इट अफेक्ट अबाउट 1 in 100 ऑफ जनरल पॉपुलेशन एबव द एज ऑफ 40 ईयर, ठीक है। इसमें कोई सेक्स प्रीडिपोजिशन नहीं है, कोई भी सेक्स इन्वॉल्व हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कि एबव 40 ईयर एज में, है ना, 100 में से एक आदमी को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, ठीक है। एंड इट फॉर्म्स अबाउट 1/3 केसेस ऑफ ऑल ग्लूकोमा। ये जो प्रिवलेंस दिया गया है इसमें हम लोग के जो काम का दैट इज़ इंडियन, ठीक है। इंडियन में 50-50 चांस है कि प्राइमरी ओपन एंगल और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा डेवलप करे, 1:1, ठीक है। और अगर आप इसको याद करना चाहो ऐसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जो प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है सबसे ज़्यादा चांस है मंगोलियन में डेवलप करने का, उसके बाद अर्बन चाइनीज़ में, ठीक है। और जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो सबसे ज़्यादा चांस है यूरोपियन, अफ्रीकन्स और हिस्पैनिक्स में डेवलप करने का। बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है एसिम्टोमेटिक। सबसे जो डेंजरस पॉइंट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का, क्या ये जिस टाइम तक सिम्टोमेटिक होता है उस टाइम तक देयर इज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड, ठीक है ना। ग्रेजुअली धीरे धीरे जो प्रेशर है, इंट्राओकुलर प्रेशर, वो बढ़ रहा है, बट हमें पता नहीं चलता है, अचानक से पता चलता है, ठीक है। और जिस टाइम तक पता चलता है उस टाइम तक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड हो चुका होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं पॉइंट नंबर 4 को रिलेट कर रहा हूँ, स्कोटोमा, ठीक है। स्कोटोमा में भी प्रेजेंट, स्कोटोमा का मतलब देयर इज ए पार्शियल अल्टरेशन इन द विजुअल फील्ड। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 हो गया, ठीक है। एसिम्टोमेटिक है, इससे हमको क्या कॉन्फर करना है, कौन सा पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है कि आफ्टर मिडिल एज पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। क्यों भाई मिडिल एज के बाद पीरियोडिक एग्जामिनेशन क्यों नेसेसरी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये डिजीज 4th डिकेड के बाद ही दिखता है। तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन ज़रूरी है, उससे पता चल जाएगा क्या कि कोई विजुअल फील्ड में तो डिफेक्ट नहीं है, कोई ऑप्टिक डिस्क में कपिंग तो नहीं है, सो दैट कि हम लोग विजुअल फील्ड लॉस होने से या फिर जो परमानेंट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, उसे रोक सके, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं पॉइंट नंबर 6 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ओवरऑल अगर हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजन एंड फाइनली ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो 3 पॉइंट मैंने कवर कर लिया। अब बात करते हैं हेडेक एंड आई एक, ठीक है, ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी मे बी प्रेजेंट एंड देयर विल बी डिलेड डार्क एडेप्टेशन, व्हाई देयर इज एट्रोफी ऑफ द एप्टोपिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ओके। ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो गई है तो इसलिए वहाँ पे डिलेड डार्क एडेप्टेशन प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 ये मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है और रेड पेन से लिख रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड द क्लोज वर्क, इट इज एक्सपीरियंस बाय मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नज़दीक का काम करने में और किताब पढ़ने में उसे डिफिकल्टी होगी एंड इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मोस्ट ऑफ द पेशेंट, ओके। अब क्या था, पहले से पेशेंट को कोई प्रेसबायोपिक ग्लास प्रिस्क्राइब किया हुआ था, अब क्या हुआ, उसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो सिलियरी मसल्स है जो कि अकोमोडेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, उसका जो नर्व सप्लाई है ना वो धीरे धीरे अल्टर होने लगा, डैमेज होने लगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर उस पर लग रहा है, एक्वस है ना, जो एक्वस ह्यूमर उस पर कांस्टेंट प्रेशर लगा रहा है, तो उससे क्या होगा, अब अकोमोडेट वो नज़दीक के चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड ग्लास था
ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि मुझे इससे अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो वो क्या कंप्लेन करेगा, कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज इन द प्रेस बायोपिक क्लास, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सिम्टम्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सिम्टम्स।